बिशन की दिलेरी, पृष्ठ संख्या 120। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। जब जो बिशन था वह तीतर को बचाने के लिए कर्नल दत्ता के घर पर जा रहा था, तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में क्या था, एक तरफ तो गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ थी। मतलब कि उनके घर के दो रास्ते थे, एक तो गेहूं के खेतों से की तरफ से भी जाया जा सकता था और एक तरफ कटीले तारों की बाड़ की तरफ से। बिशन वैसे तो कटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, वो चाहता तो कटीले तारों की जो बाड़ थी, बाड़ मतलब एक तरीके से जो बाउंड्री करते थे ना किसी रास्ते को, उसको बाड़ बोला जाता है। जैसे खेतों के चारों तरफ हम लोग बाउंड्री कर देते हैं, तो वो वहां से भी निकल सकता था बाढ़ में से। परंतु इस समय उसके दोनों हाथों में क्या था, तीतर था, वह उसको पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था क्योंकि तीतर बहुत जख्मी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लग गया। छिप के इसलिए चल रहा था ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। समझते हैं, वह कुछ ही दूर गया था कि पीछे से उसको आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो जो शिकारी थे उन्होंने बिशन को देख लिया और आवाज दी पीछे से कि लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन रुका नहीं और चुपचाप चलता रहा। कटीले तारों के पास रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। जो शिकारी था उसने फिर दोबारा चिल्लाया बिशन को कि तू रुकता है या नहीं। तब तक बिशन कहाँ पहुंच गया था, कटीले तारों के पास पहुंच गया था और उसका दिल उस समय तेजी से धड़कने लग गया, क्योंकि वह एक तो बहुत जोर जोर से भाग कर आ रहा था और घबरा भी रहा था। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। लेकिन फिर भी जो बिशन था वह रुका नहीं और उसने ना ही शिकारियों को कोई जवाब दिया, वह चुपचाप बस चलता रहा। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। तो जो बिशन आगे आगे जा रहा था, तो पीछे से भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। मतलब कि पीछे से कोई शिकारी उसका पीछा कर रहा था और जो उसने जूते पहने थे वो भारी थे, तो बहुत भारी भरकम आवाज आ रही थी उसको कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। और पीछे से शिकारी गुस्से में चिल्ला रहा था। जो आदमी था जिसकी पैरों की भारी भरकम आवाज आ रही थी, वो पीछे से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा। क्या उसको धमकी दी कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। क्योंकि जो तीतर की वो जान बचाना चाहता था, उस तीतर को जख्मी किसने किया था, शिकारी ने। ताकि उस जख्मी इसलिए किया था ताकि वो उसको पकड़कर ले जा सके। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर
उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। आइए समझते हैं। बिशन के लिए आगे निकल बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अब बिशन आगे आगे जा रहा था और शिकारी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन आगे जाने का रास्ता अब नहीं था। अगर वह सड़क के रास्ते से जाता तो शिकारियों को साफ दिखाई दे जाता, क्योंकि जो सड़क होती है वह तो खेतों के बीच में होती है ना, तो वहां से अगर वो जाता तो शिकारी उसको देख लेते। इसलिए उसने क्या सोचा कि वह खेतों के छोटे रास्ते से जाएगा। अगर वह खेतों के छोटे छोटे रास्ते से जाएगा तो शिकारी उसको नहीं देख पाएंगे। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। तो जो खेतों के रास्ते होते हैं ना, वहां पर कटीली तार लगा देते हैं ताकि जो जानवर है वो खेतों में ना जाए या कोई बाहर का आदमी खेतों में ना आ पाए। तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी और बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। तो बिशन जो था उस रास्ते पर घुटनों के बल यानी झुककर चलने लगा। क्यों झुककर चल रहा था? ताकि उसको शिकारी देख ना ले, क्योंकि अगर वो खड़ा होकर चलता तो शिकारियों को दिखाई दे जाता। तो वह फसल की आड़ में छुप छुप कर चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें आ गई, और इतना संभल कर चलने के बाद भी उसके हाथ पैरों पर बहुत सी कांटों की खरोंचें आ गई और खरोंचों से खून भी निकलने लगा और उसकी एक कमीज की आस्तीन भी फट गई। और वह जानता था कि अगर मेरे कपड़े फटेंगे तो मम्मी मुझे डांटेंगी, यानी मेरी माँ मुझे डांटेगी। लेकिन तब भी उसे इस बात का ख्याल ना रखते हुए सिर्फ तीतर की जान बचाने का ख्याल था, और उसको मन में यह संतोष था कि वह तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा, जैसे उसने झाड़ी पार की वह सोचने लगा कि पहाड़ी के कोने से फिसलकर कैसे नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी। अब वो पहाड़ी से नीचे उसको उतर कर जाना था, लेकिन वहां पर घास भी बहुत ज्यादा थी। घास ज्यादा थी तो चलने में जाने में दिक्कत होगी, और ओस के कारण फिसलन भी। सर्दियों में जैसे ओस गिरती है तो क्या होता है, गीला हो जाता है ना। देखा होगा आपने, जब आप स्कूल भी आते होंगे तो जो घास होती है वो भी गीली हो जाती है, मिट्टी भी गीली हो जाती है। तो उसको ये भी डर था कि फिसलन है, मिट्टी गीली हो गई है तो ओस के कारण वहां पर फिसल भी सकते हैं। बिशन थककर वहीं किनारे पर बैठ गया, और बिशन इतना भाग भाग कर आ रहा था कि वह बहुत थक गया था, और थकावट के कारण वह वहीं कोने पर बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पावों की आहट सुनाई दी। बैठा था जैसे ही, तभी फिर उसको पैरों की आहट सुनाई दी। पृष्ठ संख्या 121। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं, और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म पर सॉरी और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। समझते हैं। जैसे वो थक कर बैठा था तो उसको पैरों की आहट सुनाई दी, तो वह समझ गया कि शिकारी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तो जैसे ही उसने आहट सुनी तो वह तुरंत उठकर दौड़ने लग गया, और दौड़ते दौड़ते उसने आधी पहाड़ी भी पार कर ली। और इतनी तेज वह दौड़ रहा था कि पसीने से उसके कपड़े बिल्कुल तरबतर यानी भीग गए। फिर भी वह रुका नहीं, और कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। मतलब कि जो कर्नल दत्ता का फार्म हाउस था उसका जो पीछे का रास्ता था वह वहां पर पहुंच गया। पिछवाड़े का यानी पीछे का दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। उसने एक पेड़ का नाम होता है ताड़ का पेड़, बिहार में ये काफी होता है, आपने देखा भी होगा, ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है, काफी नारियल के पेड़ के जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो उसने उस पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया, और तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था, और तीतर को उसने अपने सीने से लगाए हुए था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं।
और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया था कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। अब जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर गया तो वहां पर क्या थी, बहुत खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। इसका मतलब कि कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी वह रसोई में थी और खाना बना रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। और जो मुर्गियां थी वह अपने अभी दड़बे में थी, मतलब जो मुर्गियां जहाँ रहती हैं उसको जगह को दड़बा बोला गया है। और जो गुलाबचंद था, जो फार्म हाउस में काम करता था, वह अभी बरामदा साफ कर रहा था। तभी कर्नल साहब का जो कुत्ता था, कुत्ते की एक प्रजाति होती है अल्सेशियन कुत्ता, वह भौंकने लग गया। तो उसके भौंकने की आवाज से बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं, क्योंकि जो कुत्ता था वह किसी अजनबी को देखकर ही इसी तरह भौंकता था। क्योंकि वह बिशन को तो जानता था, बिशन वहां रोज आता था, अक्सर आता था पढ़ने के लिए कर्नल दत्ता की पत्नी से। तो यह उस कुत्ते की भौंकने की आवाज से वह समझ गया कि यहाँ पर शिकारी आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिशन सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लपक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलवादार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल दत्ता ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। आइए समझते हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। तो जैसे ही बिशन वहां पर पहुंचा फार्म हाउस में, तो वह तीतर को छुपाने के लिए जगह देखने लगा। तो एक और तो शेड के पास बहुत सारा कबाड़ा था और दूसरी तरफ एक टोकरी रखी थी टूटी हुई। तो उसने सोचा कि इस टोकरी में मैं स्वेटर से ढककर तीतर को छिपा देता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया और टोकरी के नीचे स्वेटर के अंदर घायल तीतर को छिपा दिया। और तीतर भी घबराया हुआ था, इसलिए वह भी चुपचाप टोकरी के नीचे ही रहा। तीतर को छिपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। फिर सोचा कि अब मैं बाहर जाके देखता हूँ कि शिकारी कहाँ आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। लेकिन वह शिकारियों के सामने भी आना नहीं चाहता था, क्योंकि शिकारी छोटा बच्चा था, तो उसको शिकारी खतरनाक होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं शिकारियों के सामने नहीं आऊंगा। उसने सोचा कि मैं छत पर चढ़ जाता हूँ। लेकिन बिना सीढ़ी के छत पर सीढ़ी तो थी नहीं, लेकिन उसके लिए बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना आसान था। वह ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ गया, लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लपक गया और ऊपर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। और वह जो छत थी वह खपरेल की थी। खपरेल होती है, मिट्टी की तरह होती है, यू शेप में, जैसे झोपड़ी के ऊपर रखी हुई होती है, उसे छत बनाई जाती है, उसे खपरेल बोलते हैं। अपने गांव में ऐसे देखा होगा। जैसे बेलनाकार शेप होती है ना मिट्टी की, उसको जैसे बीच में से काट देते हैं, उस तरीके की वह आकृति होती है। और उस जो छत थी उसमें चिमनी भी थी, तो वह चिमनी के पीछे इस तरीके से छिप गया कि वह किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वह सबको देख पाए। तो वहीं से छिपकर उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं।
और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, लेकिन वह ना माना और पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। और मतलब कि जो पिछले पैर होते हैं उस पर वह खड़ा हो गया और उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा। जैसे ही शिकारी करीब आए तो कर्नल साहब ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? तो उन्होंने रौबदार आवाज में पूछा, भाई कौन हो तुम और किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह जी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। आइए समझते हैं। साहब, हम शिकारी हैं। जैसे कर्नल साहब ने भाई पूछा, कौन हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम शिकारी हैं और हर साल यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। तो कर्नल साहब ने कहा, अच्छा, तुम्हारी गोलियों की आवाज सुबह से आ रही है? जी हाँ, शिकारियों ने कहा, जी हाँ। और फिर वो अपनी सफाई देने लगे कि हमारे पास जो बंदूकें हैं वह लाइसेंस वाली हैं। बंदूक वगैरह रखने के लिए भी हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से। हर कोई इस तरीके से बंदूक नहीं रख सकता। और उन्होंने अपनी सफाई में यह भी कहा कि जो सरपंच माधो सिंह जी हैं हमारे गांव में, यानी इस गांव में, वो भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल साहब ने उनका मजाक सा उड़ाया और कहा कि तुम तीतरों का शिकार करते हो हर साल? शिकारियों ने कहा, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। फिर उन्होंने बोला कि अभी अभी शिकारियों ने कहा, एक लड़का हमारे शिकार को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसको ही ढूंढ रहे हैं। फिर कर्नल साहब ने पूछा कि तुम हर साल जो इतने तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? शिकारियों ने कहा, सीधी सी बात है, खाते हैं साहब। फिर दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब। कर्नल साहब को कहा कि साहब, उस लड़के को ढूंढवा दीजिए। कर्नल साहब ने पूछा, सॉरी, ढूंढवा दीजिए, वह इधर कहीं ही छुप गया है। कहा कि वह आपके घर के आसपास ही इधर कहीं छुपा हुआ है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों तीतर मरे हुए मिलते हैं। तो कर्नल साहब ने शिकारियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बार बार बोल रहे थे कि आपके यहाँ घर घर पर एक लड़का आया है, छुप गया है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गुस्से में कहा कि तुम हर साल यहाँ पर आते हो और ढेरों तीतर मार देते हो, कुछ को खा लेते हो, मतलब कि जितने मारते हो उसमें से कुछ ही खा लेते हो, लेकिन उससे कई ज्यादा तीतर बहुत सारे यहाँ पर खेतों के बीच में ही छोड़ जाते हो और वह घायल होते हैं और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। जब हम फसल काटते हैं, यानी जब किसान फसल काटते हैं, तब ढेरों मरे हुए तीतर वहां मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई भी तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? तो जो कर्नल साहब थे उन्होंने डांट कर कहा, शिकारियों से बात की उनको डांटते हुए, तो वह कुछ घबरा गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो कर्नल साहब थे उन्हें इस तरीके से डांटेंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही नहीं कहा, मतलब डांटा ही नहीं, और भी उन्हें कहा कि तुम पक्षियों को मारते हो और उससे ज्यादा उनको घायल करके छोड़ जाते हो, तो उसमें तो कोई बहादुरी का काम नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो।
गुस्से में कहा कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? और डांट कर कहा कि जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से यह सब देख देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख रहा था और सुन रहा था। तो जैसे ही शिकारी गए तो वह वहां से नीचे उतर आया। क्योंकि शिकारी जैसे ही कर्नल साहब की डांट सुनी उन्होंने, तो वह वहां से चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा और उसको कहा कि तुम दवाई छिड़कने वाली मशीन ले आओ। तभी बिशन शेड पे से उतरा और कूद पड़ा और तीतर को उठा लिया। तीतर को उसने टोकरी के नीचे छिपा दिया था ना, वहां से उसने तीतर को उठा लिया और घर के अंदर घुस गया और अपनी मालकिन को आवाज देने लग गया, बहू जी आइए और आकर इस जख्मी तीतर को देखिए। नेक्स्ट पेज पृष्ठ संख्या 123। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जब अब जैसे ही बिशन घर में बहू जी को आवाज दे रहा था, तो कर्नल दत्ता ने भी उसकी आवाज सुन ली और कहा, अच्छा तीतर को चुराने वाला लड़का तू ही है? फिर उसने बिशन ने कहा, बाबूजी मैं क्या करता, इसको बहुत चोट लगी थी, अगर मैं इसको ना लाता, इसको ना बचाता तो यह मर जाता। फिर कर्नल साहब ने कहा कि तू इस तीतर का क्या करेगा? उसने कहा, मैं पालूंगा। तो कर्नल साहब ने मुस्कुरा दिया। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था और उसका पंख टूटने के कारण ऐसा लग रहा था कि वह तीतर शायद ही अब कभी दोबारा उड़ पाएगा। कर्नल साहब ने कहा, जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इससे गेंदे के पत्ते का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जो कर्नल साहब थे उन्होंने तभी आवाज दी कि जाओ बिशन को कि दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया और उस पर दवाई लगा दी और पंख को फैला दिया और उसको टेप लगा दी ताकि वह हिले डुले नहीं। ताकि वह हिलेगा डुलेगा तो उसका जो घाव था वो जल्दी भर नहीं पाएगा। जैसे हमारे को फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर क्यों उसको प्लास्टर कर देता है? ताकि वह हिले डुले नहीं। तो उन्होंने उसी तरीके से उसको टेप लगा दी ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि अगर हिलेगा डुलेगा तो उसका घाव भर नहीं पाएगा। और उन्होंने बिशन को कहा कि अगर दिन में 2 से 3 बार तुम इसको गेंदे का जो फूल होता है उसके जो पत्ते का रस निकाल कर पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। तो इतने में क्या था, जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी वह कटोरी में दलिया लेकर आ गई। देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है नीचे। और बोली कि इसको दलिया भी खिलाना, जो तीतर होता है उसको दलिया खाना बहुत पसंद होता है। तो कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा कि अगर बिशन इसको दलिया खिलाएगा तो यह बिशन के ही पीछे पीछे घूमेगा, यानी कि तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने
हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगे। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। द्वारा प्रतिभा नाथ। बहू जी ने पूछा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो कि तीतर कैसे आवाज निकालता है? तो बिशन ने अपने हाथ को मुंह पर रखा और तीतर की आवाज निकाली, क्वाक 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 क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। तो जैसे ही बिशन ने क्वाक 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 तीतर की आवाज निकाली, तो जो कर्नल साहब थे वह जोर से हंस पड़े, और बहू जी भी, जो उन कर्नल दत्ता की पत्नी थी, मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी, और बिशन भी हंसने लग गया, और हंसते हुए हिरण की तरह छलांगे मारता हुआ तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो जो बिशन था वह भी बहुत खुश था, और हिरण की तरह छलांगे मारता हुआ। जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, उछल उछल कर चलते हैं, फिरते हैं। जैसे हिरण क्या होता है, उछल उछल कर ही चलता है। तो वैसे ही बिशन हिरण की तरह उछल उछल कर अपने घर पर खुशी खुशी अपने घर की तरफ भाग निकला। और यह जो कहानी है वह लिखी है प्रतिभा नाथ जी ने।